नमस्कार मित्रों, आज मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या वैकल्पिक विषय कहते हैं, उसकी तैयारी कैसे की जाए। दोस्तों, मेरा नाम ऋषि राज है। इस बार की सिविल सर्विस परीक्षा में मेरी 27वीं रैंक आई है और मेरा ऑप्शनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही था। तो इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कैसे करें, कौन सी किताबें हैं जिनसे हम पढ़ सकते हैं, कौन से टेस्ट सीरीज़ हम ज्वाइन कर सकते हैं, आंसर राइटिंग हमारी कैसी हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, और भी जो चीज़ें जो आपको मार्क्स इंक्रीज़ करा सकती हैं, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही पेपर क्यों लें, इसके बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहली नंबर बात, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था और दोनों बार मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही रखा है और दोनों बार मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऐसी क्या खास बात है कि मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ली। देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कोई भी इंजीनियरिंग का ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो उसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं, तो एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तो आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। दूसरी चीज़, आप जब भी जीएस, जो कि आपकी जनरल स्टडीज़ है, सामान्य ज्ञान के जो विषय जब आप पढ़ते हो तो काफ़ी बोर हो जाते हो कभी कभी, तो उससे आपको कभी कभी छुटकारा मिलता है जब आप थ्योरी या न्यूमेरिकल्स पढ़ते हो इंजीनियरिंग ऑप्शनल के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा, एक तो हाईली रिवार्डिंग है, प्लस ये लेस बोरिंग एज़ कम्पेयर टू जनरल स्टडीज़। तो कोई भी इंजीनियरिंग ऑप्शनल इस मामले में बहुत अच्छा है। स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के दोस्तों दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 की अगर हम बात करें तो पेपर 1 में सबसे पहले आपका सर्किट थ्योरी रहता है। सर्किट थ्योरी में आप कौन सी किताब है, तो किताब ए चक्रवर्ती की है, धनपत राय पब्लिकेशन की। उसमें कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें आप देखो कि नेटवर्क थ्योरम्स वाला चैप्टर हो गया, आपका ग्राफ थ्योरी का चैप्टर हो गया, आपका टू पोर्ट नेटवर्क एनालिसिस हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ए चक्रवर्ती किताब से, जो कि आपको करने हैं। और सर्किट थ्योरी में ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, 10 नंबर के सवाल आ जाते हैं, या अगर 20 नंबर का सवाल आता है तो वो थ्योरी प्लस उसको प्रूफ करने के लिए दिया जाता है, जैसे कि सम टाइम लाइक्स प्रूफ रेसिप्रोसिटी थ्योरम विथ एन एग्जाम्पल। तो सबसे पहले आप प्रूफ भी करेंगे तो कुछ थ्योरी हो गया, और फिर जब आप उसको डिराइव करेंगे या उसे प्रूफ करेंगे तो वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला भी एक्सपेक्ट आ गया उसमें। सर्किट थ्योरी में एक और बच्चों का डाउट होता है कि क्या हमें सर फिल्टर्स पढ़ने हैं। तो इसका मेरा ये उत्तर है या आंसर है कि यार फिल्टर्स अब हट चुके हैं सिलेबस से। पहले वो 2008 के पहले थे फिल्टर्स जो कि हमें पढ़ाए जाते हैं, कोर फॉर्म और कोर फॉर्म 1, कोर फॉर्म 2 और फिल्टर्स वगैरह, एलसी फिल्टर्स, आर फिल्टर्स, तो वो सब जो है सो अब सिलेबस से हट चुका है। तो अब फिल्टर्स हमें सर्किट थ्योरी में नहीं पढ़नी है, तो इसका भी बच्चे ख्याल रखें। बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की। दूसरा सब्जेक्ट है आपका सिग्नल सिस्टम का। तो सिग्नल सिस्टम पढ़ने के लिए बच्चे यूजुअली ओपनहैम रिकमेंड करते हैं, लेकिन ओपनहैम से आप सिर्फ और सिर्फ सॉल्व्ड एग्जांपल्स करो, और जो आपकी थ्योरी या जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स के लिए जो बुक रहेगी, जो मैं सजेस्ट करूँगा मेन रेफरेंस बुक, वो रमेश बाबू रहेगी, जिससे मैंने पढ़ाई की थी सिग्नल सिस्टम के लिए। काफ़ी अच्छी बुक है, और सिग्नल सिस्टम्स में आपको ज़्यादा फोकस करना है। जेड ट्रांसफॉर्म हो गया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया, फूरियर एनालिसिस हो गई, फिर जो बेसिक सर्किट का जो सिग्नल रिप्रेजेंटेशन हो गया, उस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर आपको एक चीज़ याद रखना है कि भले फॉरेन किताब तो हो मार्केट में, लेकिन फॉरेन की जो किताब है फॉरेन ऑथर की, वो यूपीएससी के लिए सूटेबल नहीं हो सकती है। वो किताब बनी होगी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए, लेकिन वो यूपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए क्या सूटेबल है, क्या कट टू मटेरियल है, वो मेरे ख्याल से रमेश बाबू है। तो आप लोग इसको रमेश बाबू को ज़्यादा प्रेफर करें, और जेड ट्रांसफॉर्म, एल ट्रांसफॉर्म, फूरियर, और जो बेसिक सिग्नल के जो रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें कन्वोल्यूशन आ गया, ग्राफिकल कन्वोल्यूशन आ गया, तो उस पर आप ज़्यादा फोकस करो। और सिग्नल में ही एक टॉपिक है आपका डीटीएफटी और एफएफटी। तो ये जो लास्ट की जो लाइनें हैं, डीटीएफटी से जो स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से लेकर के लास्ट तक का जो सिग्नल का सिलेबस में है, वो बहुत ही कोर है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। तो वो आज तक कभी उससे एक भी सवाल पूछा नहीं गया है, तो आप चाहो तो उसे इग्नोर मार भी सकते हो। तो उस पर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा आप बेसिक्स देख लेना, वैसे उससे एक भी सवाल आज तक ना आया है ना आएगा, डीटीएफटी और एफएफटी से। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे सब्जेक्ट की। तीसरा सब्जेक्ट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी।
तो EMT जिसे कहते हैं, तो EMT में जो बुक है वो तो सदीकू है, और इनफैक्ट UPSC क्या कर रहा है कि सदीकू का जो चैप्टर्स है उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को ही डायरेक्टली लिफ्ट करके क्वेश्चन पेपर में डाल दे रहा है। इनफैक्ट वो तो डेटा तक चेंज नहीं कर रहे हैं, डेटा को भी मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, जैसा सदीकू में सॉल्व्ड है कट टू कॉपी पेस्ट करके वो प्रश्न पत्र में डाल रहे हैं। तो आप लोग सदीकू के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को ज़रूर सॉल्व करना। दूसरी किताब मैं आपको सजेस्ट करूंगा ट्रांसमिशन लाइन के लिए, और ख़ास करके ट्रांसमिशन लाइन में आप स्मिथ चार्ट पढ़ते हो और ट्रांसमिशन लाइन में वेव प्रोपगेशन पढ़ते हो, तो वो चैप्टर्स करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन का पूरा चैप्टर्स, और इनफैक्ट EMT के भी चैप्टर्स, मैक्सवेल इक्वेशन वाले चैप्टर्स करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि टेक्निकल पब्लिकेशंस की बख्शी करके एक ऑथर है टेक्निकल पब्लिकेशंस की, तो उसकी आप बुक रेफ़र कर सकते हो। वो मैंने रेफ़र की थी, उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं EMT के, और ट्रांसमिशन के लिए एक सिंगल किताब जो मैंने बताया बख्शी की टेक्निकल पब्लिकेशन की, उसी से कवर हो जाएगी। तो उसे आप ज़रूर पढ़ें, मैं उसे रिकमेंड करता हूँ, हाईली रिकमेंड करता हूँ। और इसमें दोस्तों आप न्यूमेरिकल्स पे आप ज़्यादा ध्यान दें, EMT से ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं, इंजीनियर्स खासकर की, कि क्या सर इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें पढ़ना है, सर क्या हमें इसमें मैग्नेटोस्टैटिक्स भी पढ़ना है? तो ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स सिर्फ और सिर्फ इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए है, लेकिन UPSC सिविल सर्विसेज के लिए वो सिलेबस में नहीं है। हमारा जो सिलेबस स्टार्ट होता है वो डायरेक्टली मैक्सवेल इक्वेशन से स्टार्ट होता है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट हो गया, जो मैग्नेटोस्टैटिक्स का पार्ट हो गया, वो हमें नहीं पढ़ना है। मित्रों, अगला विषय आता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बुक लोग पढ़ते हैं वो JB गुप्ता पढ़ते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा JB गुप्ता से भी एक बेहतर किताब है टेक्निकल पब्लिकेशंस की ही। उसमें क्या है दोस्तों कि सॉल्व्ड एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा है उसमें। तो सॉल्व्ड एग्जांपल्स आप जितना ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करोगे, भले आप BJT के एम्पलीफायर के करो, फीडबैक एम्पलीफायर के करो, आप ऑपरेशनल एम्पलीफायर के करो, तो बहुत ज़्यादा सवाल हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं। तो जितना आप सॉल्व्ड एग्जांपल्स प्रैक्टिस करोगे तो उतने आपके मार्क्स इंप्रूव हो पाएंगे। दूसरी बात, आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में ही आप देखोगे कि वोल्टेज रेगुलेटर का एक छोटा सा टॉपिक है, जिसमें कभी कभी ICs के भी बारे में पूछ दिया जाता है। तो उन सब के लिए एक जो पर्टिकुलर किताब है, एक ही किताब जिसे सारा हो जाएगा, वो टेक्निकल पब्लिकेशंस की ही किताब है, और उसको आप ज़रूर रिकमेंड करें। और उसमें भी दोस्तों आप सॉल्व्ड एग्जांपल ज़रूर सॉल्व करो, चाहे वो फीडबैक का हो, चाहे वो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर हो, चाहे वो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर हो, चाहे वो ओपैम्प के क्यों ना सवाल हो, चाहे वो ऑसिलेटर हो, BJT वाला ऑसिलेटर हो, चाहे ओपैम्प बेस्ड ऑसिलेटर हो, सारे के सारे कि आप जो भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं उनको आप ज़रूर सॉल्व करो। दूसरी बात, इसमें कुछ थ्योरी वाला पार्ट है, जैसे कि BJT हो गया, मॉसफेट हो गया, उसके ऑपरेशंस के बारे में बात पूछी जाती हैं, कर्व्स के बारे में बात पूछी जाती हैं, तो उससे बहुत ही कम सवाल आते हैं। इनफैक्ट आप निल ही सवाल आते हैं, तो उनको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। ज़्यादा फोकस आप ओपैम्प पे रखिए। ओपैम्प के भी अंदर आप ऑसिलेटर्स पे फोकस करो, जैसे वेन ब्रिज ऑसिलेटर हो गया, RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर हो गया, तो इन पे आप ज़्यादा फोकस करो। तीसरी एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप ये जो BJT हो गया, तो BJT के टॉपिक से आप मल्टी स्टेज पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप सिंगल स्टेज एम्पलीफायर ही पढ़ो, उसको इन डेप्थ में पढ़ो, प्लस आप बाइसिंग भी ज़रूर पढ़ो। BJT में जो डिफरेंट टाइप के बाइसिंग है, सेल्फ बायस हो गया, फिक्स्ड बायस हो गया, तो उसे आप ज़रूर पढ़ें। उसके जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, तो जो मैंने किताब बताई आपको टेक्निकल पब्लिकेशंस की, उसको आप ज़रूर, उसके सॉल्व्ड एग्जांपल्स ज़रूर पढ़ें। दोस्तों, अगला विषय आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो किताब है जो मैंने पढ़ी, वो भी मैंने टेक्निकल पब्लिकेशंस वाली ही पढ़ी। लोग मॉरिस मानो पढ़ते हैं, लेकिन दोस्तों वही चीज़ है कि जो फॉरेन ऑथर रहते हैं, तो कभी कभी उनसे सॉल्व्ड एग्जांपल्स तो आप देख सकते हो, लेकिन जो थ्योरी रहती है वो बहुत ही कम रहती है, और सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी बहुत कम रहते हैं। तो उस केस में जो इंडियन ऑथर्स हैं, और उसमें भी टेक्निकल पब्लिकेशंस की जो भी किताब है, तो उससे बहुत ज़्यादा सॉल्व्ड एग्जांपल्स रहते हैं, और पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करता है आपके UPSC के सिलेबस को। उसी तरीके से ये जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें वो A to Z आपका पूरा कवर करेगा टेक्निकल पब्लिकेशंस का किताब, उसको आप ज़रूर पढ़ें। और जो भी आपका ये शिफ्ट रजिस्टर हो गया, चाहे आपका वो लैचेस हो गए, चाहे आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट हो गया, मेमोरी बेस्ड सर्किट हो गए, तो उसके जो भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स है उसको ज़रूर करें। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, PLA के बारे में ज़रूर पढ़ें,
और FPGA पे बहुत सवाल आते हैं, उसको ज़रूर करें आप, ठीक है। तो उससे आप मिस मत करें, बच्चे बहुत ज़्यादा मिस कर देते हैं PLA वाले क्वेश्चंस को, तो उसको आप ज़रूर पढ़ो। दोस्तों डिजिटल में जो थ्योरी वाले सवाल आते हैं, जैसे FPGA हो गया, जैसे कि फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे हो गया, उससे डायरेक्टली 20 मार्कर का सवाल आ जाता है। तो जो 20 मार्कर है वो आप देखोगे बार बार रिपीट होता रहता है। तो FPGA के जो सवाल हैं वो उसको भी आप ज़रूर पढ़ें, उसे भी आप इग्नोर मत करो। अगला टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक है आपका एनर्जी कन्वर्शन। एनर्जी कन्वर्शन, उसका असली नाम इलेक्ट्रिकल मशीन्स है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन्स के लिए तैयारी कहाँ से करें, और जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के दोस्त हैं तो उन्होंने तो ये पढ़ नहीं रखा होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही उनका ऑप्शनल होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और इलेक्ट्रिकल वाले कहाँ से पढ़ें मशीन्स को, तो उनको मैं बताता हूँ कि PS भिमरा एक किताब है, लेकिन PS भिमरा में बहुत ज़्यादा जिसे हम लोग कहते हैं इंजीनियरिंग की भाषा में बहुत ही हाई लेवल के सवाल है, थोड़े से टफ है। तो PS भिमरा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि आप अशफाक हुसैन को A to Z कवर टू कवर आप जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं उन्हें आप पढ़ें। उसमें जो भी थ्योरी दी हुई है उसे आप पढ़ें, उसे आप बार बार प्रैक्टिस करें अशफाक हुसैन को, और अशफाक हुसैन ही सफिशिएंट है। आपने अगर एक बार अशफाक हुसैन अच्छे से कर ली तो आपको PS भिमरा उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अशफाक में आप देखिए, अशफाक में जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए, एक तो ट्रांसफार्मर हो गया, ट्रांसफार्मर में आपका सिंगल फेस तो हुआ ही, लेकिन 3 फेस भी ट्रांसफार्मर को आप पढ़ें। 3 फेस ट्रांसफार्मर में जैसे कि आपका ओपन डेल्टा सर्किट हो गया, आपका जो बैंक ऑफ सिंगल फेस ट्रांसफार्मर हो गया, आपका स्कॉट डेल्टा कनेक्शन हो गया, आपका 3 फेस टू 6 फेस कन्वर्जन हो गया। तो ये भी 3 फेस ट्रांसफार्मर को ज़रूर पढ़ें। ऑटो ट्रांसफार्मर से एक भी सवाल नहीं आया कभी UPSC में, तो ऑटो ट्रांसफार्मर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल फेस ट्रांसफार्मर में आपका वोल्टेज रेगुलेशन हो गया, एफिशिएंसी हो गया, फुल डे एफिशिएंसी हो गई, और ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो वो आपको डिटेल में करना है। फिर दोस्तों अगला इसमें टॉपिक होता है DC मशीन्स का। DC मशीन्स में आपके DC जनरेटर, DC मोटर्स रहते हैं। बेसिकली इससे न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, और उसमें भी ज़्यादातर DC मोटर से आते हैं। तो DC मोटर पे आप ज़्यादा फोकस करें, स्पीड कंट्रोल के क्वेश्चंस आप ज़्यादा सॉल्व करें, फ्लक्स कंट्रोल के क्वेश्चंस आप ज़्यादा सॉल्व करें, वोल्टेज कंट्रोल के क्वेश्चन आप ज़्यादा सॉल्व करें। DC जनरेटर के आप कर्व्स को आप प्रैक्टिस करें कि वोल्टेज जनरेटेड के कर्व्स जो हैं उसको आप प्रैक्टिस करें। फिर टॉर्क वर्सेस करंट के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें। दोस्तों DC मशीन्स को जब आप कवर कर लोगे तो DC मशीन्स के बाद अगला टॉपिक रहेगा आपका इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मशीन में भी ज़्यादातर आपका फोकस रहेगा इंडक्शन मोटर पे, और वो भी 3 फेस इंडक्शन मोटर। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर आपके सिलेबस में नहीं है। इनफैक्ट किसी भी तरह का स्पेशल मशीन आपके सिलेबस में नहीं है। स्पेशल मशीन्स 2008 के पहले सिलेबस में थे, लेकिन 2008 के बाद स्पेशल मशीन्स जैसे कि आपका सिंगल फेस इंडक्शन मोटर हो गया, आपका स्टेपर मोटर हो गए, आपका परमानेंट DC मोटर हो गया, तो ये सारे जो स्पेशल मशीन्स हैं वो आपके सिलेबस से अब हट चुके हैं। तो आपको इंडक्शन मशीन में भी आपको 3 फेस इंडक्शन मोटर आपको ज़्यादा फोकस से पढ़ना होगा, और एक आध आप इंडक्शन जनरेटर भी पढ़ लीजिएगा जबकि स्लिप नेगेटिव हो जाएगी उन क्वेश्चंस के लिए। कमिंग टू इंडक्शन मोटर में आप देखो कि स्लिप वाले सवाल हो गए, फिर उसका स्पीड कंट्रोल का थोड़ा सा सवाल है, उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं स्पार्क से, उसको आप ज़रूर देखिए। और इंडक्शन मोटर में जो कि आपके टॉर्क के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको आप ज़रूर करें, पावर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको आप ज़रूर करें, मैक्सिमम स्लिप वाले जो क्वेश्चंस हैं कब आता है उसको आप करें, सवाल हल करें, और उसके यूजेस क्या हैं इंडक्शन मशीन के, और ख़ास करके इंडक्शन मोटर के। और जिन क्वेश्चंस में अगर स्लिप नेगेटिव हो जाए तो वो इंडक्शन जनरेटर की तरह काम करने लग जाता है, तो उसके भी 1-2 न्यूमेरिकल्स हैं, सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं अशफाक में, उसको भी आप ज़रूर सॉल्व करें। दोस्तों अगला टॉपिक आता है इसमें सिंक्रोनस मशीन का। सिंक्रोनस मशीन्स में आपके 2 ही टॉपिक्स हैं, एक तो है आपका अल्टरनेटर जिसको हम लोग जनरेटर बोलते हैं, और दूसरा आपका हो गया सिंक्रोनस मोटर। तो अल्टरनेटर में आप देखो कि सिंक्रोनाइजेशन का टॉपिक है, फिर आपका वोल्टेज रेगुलेशन पे न्यूमेरिकल आता है, फिर आपका वी कर्व हो गया, इन्वर्टेड वी कर्व हो गया, उस पर सवाल आता है, फिर आपका एक्साइटेशन EMF फाइंड करना रहता है, उस पर सवाल आता है, फिर आप देखो कि OCC कर्व हो गया, SSC कर्व हो गया, उस पर ज़्यादा सवाल आता है, सिंक्रोनस इम्पीडेंस वाले सवाल रहते हैं उसमें। लेकिन उसमें जो पोटियर ट्रायंगल वाले जो क्वेश्चंस हैं या जो ग्राफ जिनमें भी यूज़ होता है वोल्टेज रेगुलेशन में, उनको आप लोग निगलेक्ट कर सकते हो, उससे सवाल नहीं आएंगे। और कमिंग टू अल्टरनेटर में दोस्तों
और जो टॉपिक्स जो बच गए हैं उनमें आप पावर जनरेशन वाला होता है कि पावर आउटपुट क्या है, पावर इनपुट वाले जो सवाल रहते हैं उसका जो डिराइवेशन है उसको आप ज़रूर करें। फिर अल्टरनेटर में ही दोस्तों लोड के साथ अगर कनेक्टेड हो या आपका सैलिएंट वाला हो जिसमें डी एक्सिस और क्यू एक्सिस, जो डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस होता है, उसमें डिफरेंट आपके इम्पीडेंसेस होते हैं, उसका आप फेज़र डायग्राम प्लस जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी आप ज़रूर सॉल्व करो। लोड एंगल वाले सवाल आप ज़रूर सॉल्व करो। फिर आप सिंक्रोनाइजेशन रेशियो क्या होता है उस पर आप ज़्यादा सवाल सॉल्व करो। फिर आपका अगला जो टॉपिक है वो है सिंक्रोनस मोटर का। सिंक्रोनस मोटर में आपका बेसिकली थोड़ा थ्योरी सवाल आता है कि सिंक्रोनस मोटर क्यों सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, तो उसको आप देख लेना कि व्हाट आर द स्टार्टिंग मेथड्स फॉर अ सिंक्रोनस मोटर। फिर आपका सवाल आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सिंक्रोनस मोटर एंड अ इंडक्शन मोटर, उसको आप देखिएगा। फिर उसको आप एज अ कंडेंसर कैसे यूज़ करते हैं, फेज़ मॉडिफायर कैसे यूज़ करते हैं, उस पर सवाल आते हैं। फिर उसके जो कर्व्स होते हैं उस पर सवाल आते हैं। फिर जो फेज़र डायग्राम होता है उस पर सवाल आते हैं। फिर उसमें भी पावर कंज्यूम्ड क्या है या जो रिएक्टिव पावर जनरेटेड है उस पर क्या सवाल आते हैं, उस पर भी कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स आप ज़रूर सॉल्व करें। फिर जो सिंक्रोनस मोटर में ही आप देखेंगे कि थोड़े थोड़े ये सवाल रहेंगे कि कभी हंटिंग रोकने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, तो उसका भी आप थ्योरी सवाल जरूर करें। बाकी जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स अशफाक में दिए हैं सिंक्रोनस मोटर के, उन सभी को आप ज़रूर सॉल्व करें। दोस्तों अगला टॉपिक आता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। इनफैक्ट मैंने ही जब कम से कम 4-5 बार जब तक PS भिमरा नहीं सॉल्व करी तब तक मेरे को ही कॉन्फिडेंस नहीं हुआ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो दोस्तों कैसे सॉल्व करें, कैसे तैयारी करें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फंडा बहुत ही क्लियर है। सिंगल किताब है PS भिमरा। PS भिमरा में भी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो हैं आपके चॉपर का, रेक्टिफायर का, इन्वर्टर का और आपका ड्राइव्स का। ये 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए। इनमें हर में अराउंड 35 के अराउंड सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं। सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स आपको करने हैं, सारे के सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। उसके बाद दोस्तों याद कैसे रहे, फॉर्मूला बहुत सारा होता है, तो याद करने का एक ट्रिक है दोस्तों कि आप कभी भी जो है सो आप कोई जैसे कि सवाल आते हैं इस पर कि एवरेज वोल्टेज फाइंड आउट कीजिए या RMS वोल्टेज फाइंड आउट कीजिए या पावर फैक्टर फाइंड आउट कीजिए, तो उसके लिए आप कभी भी जो है सो कोई फार्मूला याद मत कीजिए, उसे रटिए मत। उसके जगह आप क्या करो कि जहाँ से वो फार्मूला डिराइव होता है, तो आप देखोगे कि फार्मूला हमेशा डिराइव होता है, कोई एक डायग्राम बनी होती है जिसमें साइन कर्व के आप अल्फ़ा से लेकर के पाई माइनस अल्फ़ा तक या आप अल्फ़ा से लेकर के पाई तक इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। तो उस डायग्राम को आप याद रखो ताकि जब आप वो डायग्राम याद रख रहे हो तो वहाँ से आप फिर एनी डे फार्मूला कहीं भी डिराइव कर सको। तो उसकी आप वैसे आप फार्मूला को याद रख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू रटने के। आप डायग्राम याद करो कि जहाँ से फार्मूला डिराइव करना होता है और वहाँ से आप फिर ये फार्मूला को डिराइव कर सकते हो ऑन द एग्जामिनेशन डे इटसेल्फ। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप कितना रटोगे, बहुत ज़्यादा उसमें फार्मूला है। फिर दूसरी चीज़, जब आपने इस तरह का कर लिया हो तो मैं आपको एक और सजेशन देता हूँ, अगर आपको ये नहीं करना है, आपको फार्मूला ही रटना है, तो आप क्या करो, आप सारे के फार्मूले लिख लो चारों चैप्टर्स से और फिर उसको आप A4 शीट साइज़ के पन्ने पे आप लिख लो। आप ऐसे 4 पेज बनाओ, एक चॉपर के लिए, एक रेक्टिफायर के लिए, एक इन्वर्टर के लिए और एक ड्राइव के लिए, और चारों पे आप एक एक पन्ने पे आप सारे फार्मूले मेंशन कर दो। और जब भी आपको टाइम मिले तो आप क्या करो कि आप उस पेज को आप एक मोबाइल में फ़ोटो खींच के रख लो, और जैसे जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो या कोचिंग से जा रहे हो या आ रहे हो, कहीं घर के बाहर हो, तो आप उसे ज़रूर मोबाइल में कैमरा में आप देख सकते हैं अगर वो सेव किया होगा उसका फ़ोटो पिक। नहीं तो आप उस A4 शीट को आप रोज़ एक बार ज़रूर देखें सोने के पहले, तो आपको फार्मूले याद हो जाएंगे। और PS भिमरा के अलावा और आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट PS भिमरा से ही डायरेक्ट उसके सॉल्व एग्जाम्पल्स ही डायरेक्ट सवाल में आ जाते हैं, प्रश्न पत्र में आ जाते हैं, और कोई दूसरी किताब नहीं। आप PS भिमरा के ये 4 चैप्टर्स को ही आप अच्छे से सॉल्व करो। दोस्तों आखिरी टॉपिक जो है, और जो इनफैक्ट अगला टॉपिक है और आखिरी टॉपिक है, वो है एनालॉग कम्युनिकेशन का।
पेपर 1 का आखिरी टॉपिक है ये। तो एनालॉग कम्युनिकेशन, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आते हैं जो बच्चे, उन्होंने कभी भी कम्युनिकेशन नहीं पढ़ी होती है। इनफैक्ट उन्होंने ना ही एनालॉग कम्युनिकेशन पढ़ी होती है, ना ही पेपर 2 वाला डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ा होता है। तो उनको यहाँ से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है। इनफैक्ट क्योंकि मैं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही आता हूँ, तो मुझे भी कम्युनिकेशन स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा था। हमें कॉलेज में ये चीज़ नहीं पढ़ाई गई थी। तो ये मैंने कैसे किया दोस्तों, इसके लिए मैं आपको 3 सूत्रीय फार्मूला दूंगा। पहला जो है, आप साइमन हेकिंग और बीपी लहठी की जो किताब आती है, उसके जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स हों उसको आप ज़रूर सॉल्व कर लो, एक चीज़। बाकी बात रही सर इसका थ्योरी कहाँ से पढ़ें। सो थ्योरी पढ़ने के लिए मैंने जो किताब जिससे मैंने पढ़ी थी वो है संजय शर्मा। अब संजय शर्मा से पढ़ने से क्या फ़ायदा होता है, एक तो आपको थ्योरी समझ में भी आ जाती है, प्लस उसमें जो सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं तो उसने कॉम्प्रिहेंसिवली सॉल्व एग्जाम्पल्स को कवर कर रखा होता है, सारे टॉपिक्स को। दूसरी बात, संजय शर्मा से पढ़ने से आपका डिजिटल कम्युनिकेशन जो कि पेपर 2 का सब्जेक्ट है, वो भी आपका सिंगल बुक से ही कवर हो जाता है। तो एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन आपका संजय शर्मा से ही कवर हो जाएगा। तो ये तो रह गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा, मैं आपको सजेशन दूंगा कि जितने भी प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर्स हों एनालॉग कम्युनिकेशन पे जो आ रखे हों, तो उनको आप ज़रूर उठाएँ और फिर आप देखें कि उससे थियरी क्या आ रखी है और न्यूमेरिकल क्या आ रखा है। अगर थियरी आ रखी है तो थियरी रिपीट करती है बार बार। जैसे कि दोस्तों एग्जांपल के तौर पे FM डिमॉड्यूलेशन में एक टॉपिक है फेज लॉक्ड लूप PLL, उस पर कभी 10 मार्क का, कभी 20 मार्क का, हर साल नहीं तो 2 साल छोड़ करके उस पर सवाल आता रहता है। तो ऐसे थ्योरी के सवाल को जो रिपीट हो रहे हैं उन्हें आप बार बार रिवाइज कर लें और उन्हें आप अच्छे से तैयार कर लें। बाकी जो न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं, तो न्यूमेरिकल्स के लिए आप बीपी लैठी और साइमन हैकिंग के सॉल्व एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, या संजय शर्मा से आप सॉल्व एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। इस और जो प्रीवियस ईयर के जो सॉल्व एग्जाम्पल जो आपने खरीद रखा है उसको भी आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। इसके बाहर से आपको करने की ज़रूरत नहीं है एनालॉग कम्युनिकेशन के लिए। हाँ, अगर आपको ये कम लग रहा हो तो आप फिर NPTEL का जो यूट्यूब पे जो वीडियो है, जो IIT दिल्ली के प्रोफेसर हैं उनका आप वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो IIT चेन्नई का एक मॉड्यूल है एनालॉग कम्युनिकेशन पे, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से साइमन हैकिंग, बीपी लैठी, इनके सॉल्व एग्जाम्पल्स, प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर्स जिनमें थ्योरी और न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करेंगे, और संजय शर्मा से थ्योरी और न्यूमेरिकल्स, इतना सफिशिएंट है एनालॉग कम्युनिकेशन के लिए। अब दोस्तों पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 में जो सबसे पहला विषय है वो है कंट्रोल सिस्टम का। और दोस्तों कंट्रोल सिस्टम के लिए ऐसी कौन सी किताब हो जिससे हम A to Z कवर कर सके, तो वैसी किताब दोस्तों जिससे मैंने पढ़ाई की थी वो है आनंद कुमार की किताब। आनंद कुमार की जो किताब है इनफैक्ट वो इसलिए बेस्ट है क्योंकि उसके जो सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं वो डायरेक्टली उठा करके UPSC आपके प्रश्न पत्र में डाल देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों 2017 में रूट लोकस पे एक सवाल आया था, वो भी आनंद कुमार से ही था, और इनफैक्ट एक नाइकिस प्लॉट का भी सवाल आ रखा था। 20 नंबर का एक नाइकिस प्लॉट का सवाल था, तो उसमें k = 1 था, और जब आप आनंद कुमार में देखेंगे तो वहाँ पे k ≠ 1 है, k इज मेंशन्ड देयर। बस इतना ही डिफरेंस उन दोनों सवालों में। ग्राफ और प्लॉट, नाइकिस प्लॉट दोनों के सेम है। तो रेगुलरली आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आनंद कुमार के जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं वही UPSC के कंट्रोल सिस्टम पेपर में आ रहे हैं। तो आप आनंद कुमार ज़रूर ले लें। आपका A to Z राइट फ्रॉम ब्लॉक डायग्राम टिल स्टेट स्पेस एनालिसिस आपका पूरा का पूरा आनंद कुमार से ही कवर हो जाएगा। दोस्तों कंट्रोल सिस्टम में आप ज़्यादातर स्टेट स्पेस पे फोकस करें, आप ब्लॉक डायग्राम एनालिसिस पे फोकस करें, मेसन लूप गेन फार्मूला पे आप फोकस करें, आप प्लॉट्स जितने भी हो गए, रूट लोकस हो गया, बोडे प्लॉट हो गया, नाइकिस प्लॉट हो गया, इस पर आप ज़्यादातर फोकस करें। और कंट्रोल सिस्टम से मैक्सिमम न्यूमेरिकल ही आता है, तो आप प्रैक्टिस करें न्यूमेरिकल्स ऑन अ डेली बेसिस। दोस्तों पेपर 2 का जो अगला टॉपिक है वो है माइक्रो प्रोसेसर का। अब दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर एक बहुत ही टफ टॉपिक माना जाता है। इनफैक्ट माइक्रो प्रोसेसर और उसमें भी माइक्रो प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग वो तो और भी ज़्यादा टफ होती है। तो दोस्तों प्रोग्रामिंग के अगर क्वेश्चन आते थे तो मैं भी स्ट्रेट अवे उसे छोड़ देता था। मेरा भी माइक्रो प्रोसेसर उतना स्ट्रॉन्ग टॉपिक नहीं है, तो इसके लिए जो स्ट्रैटेजी है बचने के लिए, जो ट्रिक मैं कहूँगा वो यही है, आप माइक्रो प्रोसेसर के जो प्रीवियस ईयर के सॉल्व सवाल उठा लो, फिर आप क्या करो, आप उसे डिवाइड कर दो थियरी और न्यूमेरिकल में। अब आप देखो न्यूमेरिकल मतलब क्या, प्रोग्रामिंग वाले सवाल। अब थियरी मतलब क्या कि कभी आपसे पूछ देता है
इंस्ट्रक्शन सेट लिख दीजिए 8085 का, या एड्रेसिंग मोड लिख दीजिए 8085 का, या पूछ लेगा 8086 की पाइपलाइनिंग के बारे में पूछ देगा, आपसे पूछ देगा आर्किटेक्चर ऑफ 8086, उसके सवाल पूछ देगा, आपसे 8255 का ब्लॉक डायग्राम पूछ देगा या उसका आर्किटेक्चर पूछ देगा, आपसे कंट्रोल वर्ड पूछ देगा, आपसे पूछ देगा जो भी बेसिक आपका डीएमए कंट्रोलर पे थ्योरी वाला सवाल आ जाएगा, टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसफ़र मोड। तो ये जितने भी थ्योरी वाले सवाल हैं ये सारे के सारे रिपीट होते हैं। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि भले आप प्रोग्रामिंग आप ना करो, लेकिन आप जो भी थ्योरी के जो पोर्शन है उसे आप ज़रूर पढ़ के याद कर ले, ताकि अगर आपसे थ्योरी का सवाल आए और अगर वो कंपलसरी में आ जाता है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 5 में, तो आप उसे छोड़े ना, आप उसे ज़रूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये सिंपल है, ये हो सकता है। थियरी माइक्रो प्रोसेसर का ज़रूर हो सकता है। इसमें आप 8085 पढ़ें, आप 8086 पढ़ें, आप 8255 पढ़ें पेरिफेरल वाला, फिर आप डीएमए कंट्रोलर पढ़ लें 8237 या 8257, फिर आप इंटरप्ट कंट्रोलर है उसका वो भी आप पढ़ लें। तो इतना बेसिक, और फिर टाइमर वाला आप माइक्रो प्रोसेसर वाला पढ़ लें, तो इतना ही आप कवर करें, इससे अतिरिक्त कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कमिंग टू दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक आता है दोस्तों मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का। मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एक बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा बल्कि है, इन द सेंस कि इसमें बहुत ज़्यादा थियरी है और न्यूमेरिकल्स कम है। लेकिन जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको आप ज़रूर सॉल्व करें, और जो प्रीवियस ईयर के सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं या जो सॉल्व पेपर्स हैं उसको आप ज़रूर सॉल्व करें। इनफैक्ट इसमें थियरी बहुत ज़्यादा आती है, तो इसके जो डायग्राम्स हैं उसको आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जब भी आपका सवाल आए मेजरमेंट पे, मान लीजिए अगर वो 20 मार्क का आता है और आपको कोई जैसे कि मान लीजिए डिजिटल मल्टीमीटर समझाने को बोल दिया जाए या डिजिटल वोल्ट मीटर समझाने के लिए बोल दिया जाए, तो पहले आप पेंसिल से उसका डायग्राम बना लें और फिर उस पर आप कुछ लाइनें लिख दें। तो इसमें डायग्राम्स का खासा महत्व है मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का, तो उसे आप ज़रूर प्रैक्टिस करें और सॉल्व करें। और इसके लिए जो बुक है वो एक सिंगल बुक है साहनी की बुक का आप जो भी सॉल्व एग्जाम्पल है उसे आप करें और उसी से आप थियरी पढ़ें। कॉम्प्रिहेंसिवली सारे टॉपिक्स को उसने कवर किया है। प्लस दोस्तों इसमें ट्रांसड्यूसर वाला जो टॉपिक है उसे आप ध्यान से करें। पोटेंशियोमीटर से भी सवाल आ रखे हैं, उसको भी आप ध्यान से सॉल्व करें। पावर फैक्टर मेजरमेंट हो गया, पावर मेजरमेंट हो गया, एनर्जी मेजरमेंट हो गया, उसके सवाल को भी आप ज़रूर सॉल्व करें। दोस्तों इसमें कुछ डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन के जो पोर्शन है, तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आप एक काम करें कि जो भी आपका टाइप हो जाए, जैसे कि डिजिटल वोल्ट मीटर हो जाए या डिजिटल मल्टीमीटर हो जाए या उसकी इन डेप्थ एनालिसिस हो जाए या आपका एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन हो जाए या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन हो जाए, तो इसके जो पोर्शन है आप साहनी से भी आप पढ़ सकते हैं और आप गूगल सर्च अगर आप इसमें करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आप ये जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन का पोर्शन है तो उसको आप गूगल सर्च करें और बुक्स में जा करके आप कोई भी बुक उठा करके उसमें देखें, तो उससे आप थियरी कवर करें। दोस्तों अगला टॉपिक आता है पावर सिस्टम का। अब पावर सिस्टम जो है सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स तो उसे पढ़ के रखते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो हमारे दोस्त हैं तो वो पावर सिस्टम नहीं पढ़े हुए रहते हैं, तो वो कैसे तैयारी करें और इलेक्ट्रिकल वाले कैसे तैयारी करें। तो उनके लिए मेरा ये सजेशन रहेगा, एक ही बुक है वो है वाधवा। अब वाधवा से जो भी, अगर मान लीजिए पावर सिस्टम से जो भी थियरी आनी है वो वाधवा से बाहर से नहीं आने वाली, तो अगर आप वाधवा कवर करते हैं कॉम्प्रिहेंसिवली तो आप पूरी की पूरी थियरी आपकी तैयार हो जाती है ऑटोमेटिकली। कमिंग टू न्यूमेरिकल वाला पार्ट, अब न्यूमेरिकल कवर करने के लिए वाधवा के सॉल्व एग्जाम्पल्स तो आप ज़रूर सॉल्व करो। दूसरी बात, आप सॉल्व एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप जेबी गुप्ता की किताब को भी ज़रूर रेफ़र करो। जेबी गुप्ता में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली सॉल्व एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और हर एक टॉपिक पे, जैसे कि आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसमें वो है आपका फॉल्ट एनालिसिस हो गया, आपका पावर सिस्टम स्टेबिलिटी एनालिसिस हो गया, आपका इक्वल एरिया क्राइटेरिया पे सवाल हो गया, आपका क्रिटिकल क्लियरिंग टाइम पे सवाल हो गया, क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल पे सवाल हो गया, लोड फ्लो एनालिसिस हो गई, गॉस सीडल हो गया, चाहे न्यूटन रैप्सन हो गया उस पे सवाल हो गया, आपका जो है सो बेसिक ट्रांसमिशन लाइन पे सवाल हो गया, अगर ट्रांसमिशन लाइन पे फ्लो हो रहा है तो उस पर सवाल हो गया। तो ये सवाल कॉम्प्रिहेंसिवली जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो जेबी गुप्ता में है। और वाधवा का तो आप ज़रूर ही न्यूमेरिकल जो भी सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं उसको आप ज़रूर करें। थियरी के लिए सिर्फ और सिर्फ वाधवा, जेबी गुप्ता से आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल करना है। दोस्तों इसमें जो कोरोना वाला चैप्टर हो गया
या जो बेसिक चैप्टर हो गया जनरेशन का, या आपका जो चैप्टर्स हो गया जैसे कि इंसुलेटर पे, ठीक है, या मैकेनिकल डिज़ाइन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, तो इन सब दोस्तों इनसे सवाल नहीं आते हैं। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपका इकोनॉमिक लोड डिस्पैच वाला है। इकोनॉमिक लोड डिस्पैच से आपका हर साल 15 या 20 मार्क का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो उसको आप वाधवा से ज़रूर सॉल्व करें। और जेबी गुप्ता में भी इकोनॉमिक लोड डिस्पैच के जो सवाल हैं उसे आप ज़रूर सॉल्व करें। तो दोस्तों कोरोना हो गया, केबल हो गया, मैकेनिकल डिज़ाइन हो गया, जनरेशन हो गया, तो इससे सवाल नहीं आते हैं, इनको आप इग्नोर करो, आप ज़्यादा फोकस करो इकोनॉमिक लोड डिस्पैच पे। और पहले तो मैंने जो फॉल्ट एनालिसिस के न्यूमेरिकल बता दिए आपको, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी हो गया, इक्वल एरिया क्राइटेरिया और लोड फ्लो एनालिसिस, उस पर भी आपको न्यूमेरिकल्स ज़्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। दोस्तों अगला जो टॉपिक आता है वो टॉपिक है दोस्तों स्विच गियर प्रोटेक्शन का। तो स्विच गियर प्रोटेक्शन जो है सो पावर सिस्टम का ही एक पार्ट है। तो स्विच गियर प्रोटेक्शन कहाँ से पढ़ें दोस्तों? कुछ लोग कहते हैं बद्री राम से आप पढ़ लें, तो बद्री राम दोस्तों बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल बुक लगती है मुझे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि दोस्तों थियोरी के लिए, स्विच गियर प्रोटेक्शन के लिए जो भी थियोरी आनी है वो वाधवा के बाहर से नहीं आएगी, ये आप मेरी बात मान लो। अगर कोई भी अगर थियोरी का सवाल स्विच गियर प्रोटेक्शन से बन रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ वाधवा में से ही आना है। वाधवा इज सफिशिएंट फॉर कवरिंग थियोरी पार्ट ऑफ स्विच गियर प्रोटेक्शन। अगली बात है न्यूमेरिकल की। अब न्यूमेरिकल कहाँ से हम पढ़ें? न्यूमेरिकल के लिए दोस्तों जो भी वाधवा में, जैसे रिले का चैप्टर हो गया तो उसमें जितने सवाल हैं, या सर्किट ब्रेकर का जो चैप्टर हो गया उसमें जो सवाल हैं, तो उसे आप ज़रूर कवर कर लें। प्लस जेबी गुप्ता में जो आपने पावर सिस्टम के लिए खरीदी होगी तो उसी जेबी गुप्ता में आपका स्विच गियर प्रोटेक्शन भी कवर्ड है, तो उसके जो सर्किट ब्रेकर का सवाल हो गया, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन का हो गया, फीडर प्रोटेक्शन का हो गया, जनरेटर प्रोटेक्शन का हो गया, तो उनके जो भी सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं वो आप जेबी गुप्ता से ज़रूर करें। लेकिन थियोरी आपको सिर्फ और सिर्फ वाधवा से पढ़नी है। थियोरी बोथ फॉर पावर सिस्टम एनालिसिस एंड स्विच गियर प्रोटेक्शन, ये दोनों की थ्योरी आपको करनी है डीसी वाधवा से। और वाधवा के न्यूमेरिकल्स आप देख लें, सॉल्व एग्जाम्पल्स, और जेबी गुप्ता के आप सॉल्व एग्जाम्पल्स आप ज़रूर सॉल्व करें। दोस्तों अगला टॉपिक आता है इसमें डिजिटल कम्युनिकेशन का। अब डिजिटल कम्युनिकेशन जहाँ तक की बात रही कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स तो नहीं पढ़ पाते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले होते हैं उनका तो कोर सब्जेक्ट होता है डिजिटल कम्युनिकेशन, तो इलेक्ट्रिकल वाले कैसे स्क्रैच से तैयारी करें? तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मैं कहूँगा कि दोस्तों मैंने भी स्क्रैच से ही तैयारी की थी, तो मैंने सजेस्ट आपको कर रहा हूँ कि आप संजय शर्मा की बुक लें, उसमें आपका एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन दोनों कवर हो जाना है। डिजिटल कम्युनिकेशन में भी बहुत ज़्यादा आपको थियोरी या न्यूमेरिकल करने की ज़रूरत नहीं है। थियोरी आपकी ज़्यादातर आप देखोगे, अगर आप एनालिसिस करते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो आपकी पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन, बीपीएस के, फेज शिफ्ट किंग, उस पर ज़्यादा रहती है। आपका एरर कंट्रोल पे थोड़ी मोड़ी थ्योरी रहती है, कन्वोल्यूशन कोडिंग क्या होती है या उसको डिकोडिंग कैसे करते हैं, या लीनियर ब्लॉक कोडिंग क्या होती है उस पर सवाल रहते हैं, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड पे सवाल रहते हैं। बाकी जहाँ तक की बात रहती है न्यूमेरिकल्स कहाँ से करें, तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए दोस्तों मैं कहूँगा कि संजय शर्मा में जो न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं हर चैप्टर के बाद, तो दैट इज़ सफिशिएंट टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। तो आप संजय शर्मा की बुक से न्यूमेरिकल करें, और जो भी आपको थियोरी पार्ट है वो आप प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर से कर लें, और जो भी संजय शर्मा में थियोरी मेंशन्ड है दैट इज़ सफिशिएंट फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन। फिर अगला चीज़ आता है उसमें डेटा नेटवर्क्स। डेटा नेटवर्क्स का एक छोटा सा पार्ट है दोस्तों, उसको करने के लिए आप क्या करो कि फोरोजन की एक बुक आती है, फोरोजन का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 आप कर लो, उससे आपका डेटा नेटवर्क्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। डेटा नेटवर्क्स में सिंपल सवाल रहते हैं दोस्तों, OSI लेयर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर क्या रहते हैं, नेटवर्क लेयर क्या होता है, फिजिकल लेयर क्या होता है, तो वो सारे लेयर्स कवर करने के लिए आप चैप्टर 1 चैप्टर 2 सफिशिएंट। और आप क्या करो कि इससे ज़्यादातर थियोरी आती है, तो प्रीवियस ईयर के जो सॉल्व पेपर्स हैं और उनके जो थियोरी आ चुके हैं आप उन्हीं को एक बार सॉल्व कर लो, दैट इज़ सफिशिएंट फॉर डेटा नेटवर्क्स। दोस्तों अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो हमने डिस्कस किया कि पेपर 1 में क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या टॉपिक्स हैं, पेपर 2 में क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या टॉपिक है, और उनके लिए क्या बुक है, कैसे हमें प्रिपेयर करना है। अब दोस्तों हम एक कुल मिला करके कुछ मोटी बातें मैं आपको बताता हूँ कि एज अ होल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर की आप तैयारी के लिए कुछ जो पॉइंट्स आप अपने दिमाग में रखो। सबसे पहली नंबर बात कि दोस्तों आप 2008 में पेपर चेंज हुआ है, तो एक बार आप ज़रूर ये देखें कि 2008 के पहले पेपर क्या था और अभी जो पेपर है
उसमें जो सिलेबस है वो क्या है। तो ये जो दोनों आप जब सिलेबस कंपेयर करोगे 2008 के पहले का और 2008 के बाद का जो कि अभी रिसेंट है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या टॉपिक्स हट चुके हैं हमारे सिलेबस से और उन्हें तो हमें पढ़ना है ही नहीं, उन पे हमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। ये हो गई पहली बात। अगली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पेपर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल भी बेस्ड है। इसमें 70% अगर मैं कहूँ तो 70% तक न्यूमेरिकल आता है इसमें। तो आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस रोज़ करें, इनफैक्ट डेली बेसिस पे करें, और जो मैंने आपको किताब बताई वहाँ से आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें दोस्तों। और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करें कि कैलकुलेटर को आप अपना दोस्त ज़रूर बना लें। कैलकुलेटर आपका एग्जामिनेशन में अलाउड होता है दोस्तों। कैसियो का सिंपल सा FX 991 कैलकुलेटर है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें, कैलकुलेटर को आप अपना दोस्त बना लें। जैसे कि मैंने कहा, सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपको जो आंसर शीट मिलती है वो बिल्कुल एक फिक्स्ड आंसर शीट मिलती है। अगर आपने कुछ भी मिस्टेक की तो आप अगर स्ट्राइक आउट करते हैं, अगर आप उसे काटते हैं, तो आपके पास स्पेस नहीं रहती है कि आप उस क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट कर पाएँ। और प्रेजेंटेशन वाइज भी आपका आंसर, आपकी कॉपी बहुत ही भद्दी सी लगती है, बहुत ही ख़राब लगती है। तो आपको सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है, ताकि जो आप फर्स्ट स्टेप लिखें वही आपका सही स्टेप हो। तो इसको आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अब प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, किताबें तो हैं ही दोस्तों, आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको गाइडेंस लेनी हो तो आप गाइडेंस ले सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट IAS है तो नेक्स्ट IAS से आप कोचिंग ले सकते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको ऐसा लगता है आपका इलेक्ट्रिकल कमज़ोर है या आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट कमज़ोर है, तो आप नेक्स्ट IAS की कोचिंग ले सकते हैं, वहाँ पे वो अवेलेबल है दोस्तों। और कमिंग टू टेस्ट सीरीज़, तो टेस्ट सीरीज़ में भी मैं आपको कहूँगा कि नेक्स्ट IAS का ही टेस्ट सीरीज़ मैंने लिया था, वही मैं आपको रिकमेंड करूँगा। सेक्शन वाइज टेस्ट होते हैं, पेपर 1 पेपर 2 के, और फिर फुल टेस्ट भी होते हैं। तो नेक्स्ट IAS है दोस्तों, उसमें उसको आप रिकमेंड कर सकते हैं। फिर दोस्तों कुछ अगर टॉपिक्स हैं जो आपने इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ रखा हो, तो उसमें आप क्या करो कि आप मेड ईजी के नोट्स आप ले सकते हैं, या नेक्स्ट IAS के नोट्स। अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने कोचिंग नहीं ज्वाइन किए तो अगर आपको नेक्स्ट IAS के नोट्स अगर मिल पाए, अगर उनकी वर्कबुक मिल पाए, तो उसको आप एक्सेस करने की कोशिश करो। अगला पॉइंट मैं जो आपको कहना चाहूँगा दोस्तों, आपको अपने आंसर में प्रेजेंटेशन का भी खास ध्यान रखना होगा। जैसे कि अगर सर्किट बनाना है तो अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें आप सर्किट पेन से ही बना सकते हैं। अगर मान लीजिए 20 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें आप पेंसिल से बनाएंगे। मान लीजिए कि अगर 20 मार्क का क्वेश्चन है और उसमें आपको एक से ज़्यादा सर्किट बनाने हैं, मान लीजिए कि आपको सर्किट बनाने हो 4 या आपको 3 से ज़्यादा सर्किट बनाने हो, तो आप सारे सर्किट आप, भले वो 20 मार्क का क्वेश्चन होगा, आप पेन से ही बनाओगे। तो अगर कोई एक इंपॉर्टेंट सर्किट है, मान लीजिए सवाल आ जाता है नाइकिस्ट प्लॉट बनाने के लिए, तो पूरा का पूरा 20 मार्क का वो सवाल नाइकिस्ट प्लॉट पे बेस है, आपको मार्क्स नाइकिस्ट प्लॉट पे मिलने हैं, तो आप नाइकिस्ट वाले प्लॉट को आप पेंसिल से ही बनाएं दोस्तों। अगर आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल हो तो उसका जो आप ग्राफ्स है तो उसको आप ज़रूर पेंसिल से बनाएं। 20 मार्क का सवाल होता है, उससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। दूसरी बात दोस्तों, लोग पूछते हैं कि प्रेजेंट कैसे करें आंसर को। तो प्रेजेंट करने का मेरा सिंपल सा फंडा ये है कि कोई भी आप उस टॉपिक का रेफरेंस किताब पकड़िए, उस रेफरेंस किताब में वो टॉपिक का वो सॉल्यूशन किस तरीके से है, आपको कट टू वैसे ही सॉल्व करना है। इसमें होता क्या है दोस्तों कि प्रोफेसर्स जो आपकी कॉपी चेक करते हैं वो साल दर साल उसी रेफरेंस बुक से ही पढ़ाते हैं और उसी रेफरेंस बुक की आदत लगी रहती है उनको। तो अगर उसी रेफरेंस बुक का जिस तरीके से सॉल्व है, मान लीजिए कि वो पहले किसी एक आनंद कुमार जैसे हो गई, उसमें नाइकिस्ट में पहले ये स्टेप्स फॉलो होते हैं, फिर वो प्लॉट बनाएगा, फिर वो लिखेगा कि फ्रॉम दिस। तो जैसा आनंद कुमार में नाइकिस्ट का सॉल्व है सवाल, वैसा ही आपको आपके आंसर में प्रेजेंट करना है। तो कोई भी एक मेजर रेफरेंस, जो भी आपकी बेस्ट रेफरेंस बुक है जो कि मैंने सजेस्ट की है, उसमें जिस तरीके से सॉल्व एग्जाम्पल, उसी तरीके का आपको प्रेजेंटेशन रखना है अपने आंसर शीट में। इससे क्या रहता है कि प्रोफेसर को एक फैमिलियरिटी रहती है कि हाँ, इस बंदे ने या इस बंदी ने वही सॉल्व कर रखा है जो कि मैंने पढ़ाया हुआ है या जिससे मैं फेमिलियर हूँ। तो आपको प्रेजेंटेशन वाइज अच्छे मार्क्स मिलते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये एक ऐसा पेपर है कि इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोनों पेपर मिला करके 500 मार्क्स होते हैं। ह्यूमैनिटीज़ में क्या होता है दोस्तों, आप पूरा 500 का अटेम्प्ट करते हैं तब जाके आपको 300 या 320 आते हैं, और उसमें भी आपका लक अच्छा होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इंजीनियरिंग ऑप्शनल और ख़ासकर की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो ऐसा पेपर है दोस्तों कि आप अगर 400 का भी अटेम्प्ट करते हो, आप 100 मार्क्स का आप छोड़ दो स्ट्रेट अवे, तब भी आपके 400 के अटेम्प्ट में से आपको 350 नंबर तक मिल जाते हैं दोस्तों। ये
खुद मेरे साथ हो रखा है। मैंने लास्ट ईयर दोस्तों मेरा अटेम्प्ट कुछ 360 मार्क का था, 360 मार्क का था, और उसमें से मुझे 322 मार्क्स मिले थे। तो आप जब पेपर दे करके बाहर निकलते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपको क्या मार्क्स मिलने हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर 10 मार्क का न्यूमेरिकल है क्वेश्चन, तो उसमें एट मैक्सिमम आपको 9 या ऑन एन एवरेज 8 मिलते हैं अगर आपने सही बनाया हो। अगर 10 मार्क का आपका अगर थियोरी वाला क्वेश्चन है तो उसको मैक्सिमम 8 या ऑन एन एवरेज 7 मार्क मिलते हैं। अगर आपका 20 मार्क का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो दोस्तों उसमें मैक्सिमम आपके 18 एंड ऑन एन एवरेज 17 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपका 20 मार्क का थियोरी क्वेश्चन है तो मैक्सिमम 17 और ऑन एन एवरेज 16 मार्क्स मिलते हैं। तो जो भी आपने सही सॉल्व किया हो, जो जिस तरह से मैंने बताया, प्रेजेंटेशन का भी ध्यान रखा हो, तो ये आपका मार्किंग हो गया और इसी के +-5 में आपकी टोटल मार्क आएंगी दोस्तों। तो ये खूबसूरत मतलब बहुत ही अच्छा पॉइंट है इस ऑप्शनल का, खूबसूरती है इस ऑप्शनल की कि आप अपना मार्क्स पेपर निकलते ही आपको पता चल जाता है कि आपके ये मार्क्स आने वाले हैं। ऐसा और किसी ऑप्शनल में नहीं होता है दोस्तों। अगली चीज़ मैं कहूँगा दोस्तों कि नोट्स कैसे बनाए जाए। तो नोट्स बनाने के लिए मैंने आपको सजेस्ट किया है कि जो भी फॉर्मूला हो हर एक टॉपिक के, जो भी आपके कुल मिला के 8 टॉपिक पेपर 1 के और 6 टॉपिक पेपर 2 का, तो उन सारे के फॉर्मूला आप एक A4 शीट पे बना लो और उन A4 शीट्स को आप हमेशा रिवाइज करते रहें। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला आप बनाएं, सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्मूला मेंशन कर दें उस A4 शीट पे, और ऐसे आपके A4 शीट हो गए सारे टॉपिक्स पे, और उस A4 शीट को आप पिनअप करके रख लें अपने पास, ताकि एग्जामिनेशन के एक दिन पहले आप बस उस फॉर्मूला को देख लें और उनसे आपका काम हो जाएगा दोस्तों। पूरी किताब पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। अगली बात दोस्तों, आप टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करें। तो नेक्स्ट IAS की टेस्ट सीरीज है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टीचर से आप गाइडेंस ले, क्या चीज़ है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार इंजीनियरिंग ऑप्शनल में लेना चाहता हूँ लेकिन मेरी इंजीनियरिंग उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप नेक्स्ट IAS का फिर आप सिविल सर्विसेज का आप सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग ऑप्शनल का कोचिंग ले लें, ठीक है। तो वो एक कोर्स होता है, उसमें आपका पूरा A to Z इंजीनियरिंग ऑप्शनल कवर हो जाती है, तो उसको आप देख सकते हैं दोस्तों। अगला चीज़ मैं कहूँगा कि आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के सॉल्व पेपर्स आप कम देखो, आप सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर्स देखो। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विस और सिविल सर्विस के भले सिलेबस 70-80% सेम हो, लेकिन फ्लेवर ऑफ द क्वेश्चन डिफरेंट होगा। तो बेनिफिट आपको सिविल सर्विस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से होगा, ना ही कि इंजीनियरिंग सर्विस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से। दोनों का फ्लेवर, दोनों का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। फिर एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा दोस्तों कि हमेशा अपने आंसर में आप अगर कोई थियरम हो गया उसको आप ज़रूर लिखें। आप इस तरीके से लिखें, अप्लाइंग KVL इन 1 and 2, या अगर आपका जो भी आंसर आता है तो उसको आप लास्ट में एक बॉक्स में लिख दें, या आपसे जो भी पूछा जाए तो उसको आप उसकी विजिबिलिटी आप हाई रखें, उसके नीचे आप उसको बॉक्स में बना दें, ठीक है। और दोस्तों डायग्राम और सर्किट का तो मैंने बता दिया था कि पेन और पेंसिल से कैसे बनाना है, तो डायग्राम पे भी आप अच्छा बनाएं, सर्किट का आप ख्याल रखें, प्लॉट्स में आप ख्याल रखें, और न्यूमेरिकल्स को आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो ऐसा आप करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कोई भी इंजीनियरिंग ऑप्शनल में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आप इस एग्जामिनेशन को टॉप कर सकते हैं और एक अच्छी सर्विस पा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इंजीनियरिंग ऑप्शनल में खास बातें क्या आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्यों रिवॉर्डिंग होता है इंजीनियरिंग ऑप्शनल, और ख़ास करके बहुत ही पर्टिकुलर में कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल विषय की आप तैयारी कैसे करें, पेपर 1 पेपर 2 की, और जो जनरल पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने चाहिए इंजीनियरिंग ऑप्शनल उठाने के पहले। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको इस वीडियो में कवर किया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, डेली नॉलेज ट्रैक को, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें।